हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बीपीएससी 2026 का जो बुकलेट है वो पुनरावलोकन जो घटना चक्र का आता है, जहाँ पे 71वीं बीपीएससी का प्रश्न आपको जो है उसको हम आज सॉल्व करने वाले हैं, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। चाहे आप 72वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हो, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और भी बहुत सारे एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें भी इसमें से बहुत सारे प्रश्न जो है, चाहे वो एडीओ हो, चाहे पीपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए गए और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हो, उसमें इसमें से प्रश्न देखने को मिलते हैं। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे सामान्य अध्ययन है और 1992 से 2025 तक के जितने भी प्रश्न हैं बीपीएससी का, उसको इसमें कंडक्ट कराया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं विगत वर्षों में जो कि टीआरई का जो एग्ज़ाम हुआ, टीआरई 1 2 3 सभी का जो है इसमें प्रश्न है। और इसको हम सॉल्व कराएंगे अपने चैनल पे, तो चैनल को जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और आज हम जो है भारतीय इतिहास का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। और कुल इसमें जो प्रश्न कराएंगे हम, वो आपको 100 प्रश्न इस पार्ट में कराएंगे भारतीय इतिहास का। और तो चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए या नहीं चाहिए, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हम लोग कमेंट कीजिए, दूसरी वीडियो में आपको इस सभी का एक्सप्लेनेशन के साथ में बताएंगे। और यहाँ पे जैसा कि आपको हम क्वेश्चन करार देते हैं, कहता है भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ से ये प्राप्त हुए। किसका? कृषि और पशुपालन के साक्ष्य। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है भारत में कृषि के और पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आप आंसर क्या बताइएगा? मेहरगढ़ में प्राप्त हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या कह रहा है निम्नलिखित में किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है ताम्रपुरा पाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। तो ये आपका प्राप्त हुआ है नर्मदा घाटी से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल जो है वो स्थित है। तो ये स्थित है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है भीमबेटका? मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए 5वां क्वेश्चन यहाँ पे आपका है सूचीबद्ध करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहला है कहता है 9 पाषाणिक स्थल है और 9 पाषाणकालीन स्थानों के नाम दिया गया है। तो यहाँ पे दिया है उतनूर। उतनूर जो है आपका कह रहा है वो स्थल कहाँ पे है। तो उतनूर का अगर देखा जाए तो ये जो है तेलंगाना में है। कहाँ पे है? तेलंगाना में है। चिरांद, चिरांद जैसे का पता है ये बिहार में है। और चिरांद बिहार में। गुफकराल, तो गुफकराल आपका कहाँ पे है? तो ये कश्मीर में है। और आपका जो हो जाएगा पैमपली, पैमपली जो है आपका ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु में। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 6, इसको भी क्या करना है? मैच करना है। और यहाँ पे कुट 1 को कुट 2 से मिलाना है, यानी ताम पाषाण युगीन स्थल को उसके नदी या ताम पाषाणिक युगीन सभ्यता स्थलों की नदियों से इसको मैच करना है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दिया गया है वो देख सकते हैं आहार। आहार कहाँ पे है? तो ये आपका बनास में। कहाँ पे है? बनास। कैथा, कैथा जो है आपका वो जो है आपका काली सिंध में नदी पे है किनारे। सवल्दा, सवल्दा आपका कहाँ पे है? तो ये है ताप्ती नदी के किनारे। और मालवा, मालवा कहाँ है? नर्मदा नदी के किनारे। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के यहाँ पे भी देख सकते हैं क्या है, आहार बनास में है, कैथा काली सिंध नदी के किनारे है। और सवालदा कहाँ है? ताप्ती नदी के किनारे है। मालवा कहाँ है? नर्मदा नदी के किनारे यहाँ पे स्थित है।
और यहाँ पे अब सिंधु घाटी सभ्यता से जो है प्रश्न आ चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या कह रहा है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है। सिंधु सभ्यता ये आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है, आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। कौन सी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। आपसे ये भी पूछ सकता है आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता कौन सी है। वहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा, वहाँ पे ऑप्शन एक सिंधु नदी भी रहेगा, सॉरी सिंधु सभ्यता भी रहेगा। सिंधु नदी बोला गया क्योंकि सिंधु नदी के किनारे स्थित था, इस कारण से इसको सिंधु सभ्यता कहा जाता है। तो चलिए इसका बाद जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसका सिंधु सभ्यता का कहता है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो इसमें देखा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर ई कह रहा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी आपको पढ़ करके बता देते हैं क्या विशेषता था यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन थी, जो कि आपको यहाँ पे देखा जाए तो ऑलरेडी जो है नहीं दिया गया है। उसके बाद इसकी विशेषता और भी देखा जाए, यहाँ पे एक तो नगर नियोजन था, दूसरा कस्बे निश्चित योजना के अनुसार यानी नगर नियोजित था और पक्की ईंट से बना हुआ था, बिल्कुल मौजूदा की विशाल स्नानागार और अनागार यहाँ पे प्रमुख पाए गए हैं, पक्की ईंट है। जिप्सम द्वारा इसको जोड़ा गया था और इसमें सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार वाणिज्य सभ्यता और की प्रमुख विशेषता थी। मेसोपोटामिया और मिस्र आदि की सभ्यताओं की भांति हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थलों का स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिला है, यानी पूजा स्थल नहीं मिला है, असली मेहराब का और बलवन के मकबरे में दिखता है, अतः विकल्प ई सही है। यानी ऑप्शन नंबर ई सही किस लिए है। तो यहाँ पे देखा जाए तो कला और वास्तुकला जरूर मिला है, पूजा स्थल नहीं मिला है। यहाँ पे पक्की ईंट से बनी इमारतें मिला है और प्रथम असली मेहराब ये भी मिला है, यानी एक से ज़्यादा क्यों मिला है, क्योंकि एक शासक का नाम यहाँ पे उल्लेख है। तो इस शासक के जो मेहराब है यानी प्रथम असली मेहराब का उदाहरण बलवन के मकबरे में जो है वो मिलता है। तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। तो लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो लोथल को हड़प्पा का बंदरगाह कहा जाता है। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है और यहाँ से गोदीबारा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलिए इसके साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। तो गुजरात में कौन सा है, लोथल। लोथल क्या है, एक प्रकार का बंदरगाह है और आज लोथल जो है कालीबंगा राजस्थान में। और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल बहुत सारे दिया हैं जो कि आपको एक्सप्लेन जब करेंगे दूसरा वीडियो में तो वहाँ पे हम बताएंगे। और एक्सप्लेनेशन जो है 10-10 क्वेश्चन का हम करेंगे या 2 टॉपिक का हम करेंगे। आप लोग बताइए आपको किस प्रकार से एक्सप्लेनेशन चाहिए क्वेश्चंस का। चलो क्वेश्चन नंबर 6 है, दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ पे है, आपका इराक में। कहाँ पे है, आपका इराक में है। चलिए आपका 7वां क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं पता थे, यानी ऐसे जानवर जो सिंधु सभ्यता के लोग को पता ही नहीं थे, ये जानवर होते भी हैं। तो ये जानवर है घोड़ा। कौन सा जानवर है, घोड़ा है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। आप लोग कमेंट में बताइए टेराकोटा का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ई कह रहा है प्राप्त हुआ है, यानी एक से ज़्यादा स्थल है। तो हमारे पास जो है ये बनावली से हुआ है और कालीबंगा से हुआ है। ये स्थान बनावली जो है आपका हरियाणा में पड़ता है, जो कि नीचे भी बताया गया है, और कालीबंगा जो है आपका राजस्थान में पड़ता है। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जोते हुए खेतों के निशान मिले हैं। तो ये मिले हैं कालीबंगा में। कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा में जोते हुए खेतों के जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है किस हड़प्पा स्थल से हमें जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं।
तो अभी हमने ऊपर बताया कालीबंगा से हमें जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। कौन हड़प्पा से संबंधित यानी हड़प्पा मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो वी.ए. स्मिथ जो इससे संबंधित नहीं है। तो संबंधित कौन है, आर डी बनर्जी है, के.एन. दीक्षित है और एम.एस. वट्स हैं इससे संबंधित। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया था। तो लाल रंग का उपयोग किया गया। किसका किया गया है, हड़प्पा में बर्तनों पे लाल रंग का उपयोग किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट कहता है क्या लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा के का होना सिंधु सभ्यता के पतन का कारण था। तो ये था 900 वर्षों तक यहाँ पे क्या हुआ था, बारिश नहीं हुआ था और इसी के वजह से क्या हो गया था, ये सभ्यता कह सकते हैं अंत हुआ था। चलिए अब हम लोग वैदिक काल में पहुंच चुके हैं। वैदिक काल का पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कौन एक ऋग वैदिक युग से संबंधित नहीं है। तो गार्गी जो थे ऋग वैदिक युग से संबंधित नहीं है। गार्गी किस युग से संबंधित है, तो ये है यहाँ पे ऋग वैदिक युग से संबंधित कौन है, घोषा है, पाला है, विश्वारा है, ये तो संबंधित है, बाकी सब इससे संबंधित नहीं है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 2 कहता है प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। तो ये कार्य करता था आपका राजगिरी। कौन सा था प्राचीनतम मगध साम्राज्य की राजधानी, तो ये राजगिरी था। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः जो है वो सोम को समर्पित है। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा मंडल सोम को समर्पित है। तो ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है जो है सोम को समर्पित है। सोम क्या है, एक प्रकार का पेय पदार्थ है। क्या है, एक प्रकार का पेय पदार्थ है आज के समय जिससे हम लोग वाइन शराब बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। सोम और इसमें इस पेट पर नामकृत देवता का, सोम देवता का समर्पित यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र जो है किस पुस्तक में मिलता है। तो आप लोग बताइए ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है। किस मंडल में मिलता है, 9वें नहीं, तीसरे मंडल। कौन से मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र किसको किसको याद है, ये मंत्र क्या है, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये सूर्य देवता को समर्पित है गायत्री मंत्र। आपको याद कर लीजिएगा गायत्री मंत्र को। छठा नंबर क्वेश्चन है किस काल में अछूत की अवधारणा जो है स्पष्ट हुआ था। अछूत की अवधारणा किस काल में स्पष्ट हुआ था, तो ये हुआ था धर्मशास्त्र के समय में। जब धर्मशास्त्र प्रगाढ़ हो गए थे तब यहाँ पे अछूत की अवधारणा सामने प्रकट होकर के आया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं यहाँ पे, और भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग प्रथम कब शुरू हुआ था। तो यहाँ पे जो है एक से ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे जो है आपका बीपीएससी माना है। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं जो लोहा का तिथि यहाँ पे बताया 1600 से 1200 ईसा पूर्व में भी कहा गया है, और एक तिथि है 1400 ईसा पूर्व, दूसरा क्या है 1000 से 600 ईसा पूर्व। यानी यहाँ पे बहुत सारी तिथियाँ हैं, इस वजह से बीपीएससी ने इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई को माना है। चलिए इसी के साथ हम लोग 8वें प्रश्न को देखते हैं। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, जो बोगज कोई का महत्व किस लिए है, मतलब इसलिए है कि बोगज कोई क्या है। तो वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें वैदिक देवी और देवता का वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पे हुआ था। आप लोग बताइए, ये हुआ था परुस्नी नदी के तट पे 10 राजाओं का युद्ध, यानी जिसे 10 रागी युद्ध के नाम से जानते हैं, और आधुनिक इसे रावी नदी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, जब उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल है। तो यह उपनिषद कौन है, ये उपनिषद
है। अब हम चलते हैं बौद्ध धर्म। हम लोग बौद्ध धर्म में देखेंगे तो बौद्ध धर्म की स्थापना जैसे कि आप लोग को पता है किसने किया था, तो गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया था, तो उन्हीं के बारे में पढ़ना है। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था लुम्बिनी में। बुद्ध का कहाँ जन्म हुआ था, लुम्बिनी में 563 BC में कपिलवस्तु के समीप बोधगया में वैशाख पूर्णिमा की रात को इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और सारनाथ में ये प्रथम उपदेश देते हैं जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और यहाँ पे जो है कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण होता है, यानी इनकी मृत्यु हो जाती है। ये था आपको शॉर्ट में इनका इंट्रोडक्शन। दोनों में क्वेश्चन करता है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धम्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पे दिया था, अभी बताया हमने सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो राइट आंसर बी, सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, सिमंदर स्वामी, पार्श्वनाथ स्वामी, तो ये गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है, कह रहा है यहाँ पे बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों को नीचे दिया गया है। 2 स्तंभ बताए गए हैं और अंकित है, इनको जो है बताना है। तो जैसे कि जैसा आपको पता है ज्ञान प्राप्ति जो है बोध गया में हुआ था। प्रथम प्रवचन जो है सारनाथ में दिया था। इनका निधन जो है आपका जैसे कि पता है कुशीनगर में हो गया था। और जन्म इनका जो है वो लुम्बिनी में हुआ था। यानी 1 का 3 और 2 का जो है आपका 2, 3 का 1 और 4 का 4, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ नीचे भी आप देख सकते हैं स्तंभ को मिला के। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, कौन सी बौद्ध संगीत बिहार में आयोजित नहीं हुई थी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। चतुर्थ बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं हुई थी। ये संगीति कहाँ हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति, बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, कहता अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, कहाँ हुआ था, तो ये राजगिरी में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। कौन थे प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष, महाकश्यप थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, कहता है प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था आपका राजगिरी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, कहता है भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, ये राजगिरी में हुआ था, जिसे राजगीर के नाम से आज हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखते हैं, कहता है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था, तो ये हुआ था कश्मीर में। कौन सी संगीति थी, चौथा बौद्ध धर्म का संगीति यहाँ पे हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था और अंतिम बौद्ध संगीति भी था। अगला क्वेश्चन, इनमें किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीत जी जो है कश्मीर में आयोजित किया था, तो ये किया था कनिष्क ने। कौन सा शासक किया था, कनिष्क ने। और अंतिम बौद्ध संगीति का था आयोजन। 13वां क्वेश्चन का था अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था पाटलिपुत्र में। और ये कौन से जो है आपका बौद्ध संगीति था, तो ये अशोक जो करवाया था वो तृतीय था। कौन सा था बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 14 का था तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी, तो जैसा कि आपको पता है और सॉरी तृतीय चतुर्थ बुलाया गया है, तो तृतीय बौद्ध सभा जो है पाटलिपुत्र में बुलाया गया था, अशोक के द्वारा बुलाया गया था। और इसी के साथ हम लोग 15वां क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ मिला था, तो ये मिला था कुशीनगर में मिला था, कुशीनगर में। 16 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 16 में कहता है त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है, तो ये बौद्ध की है। किसकी धार्मिक पुस्तक है, त्रिपिटक बौद्ध की धार्मिक पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 17 कहता है निम्नलिखित में कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर प्रतिनिधित्व करता है, तो ये कहता है देवी देवता की मूर्ति की पूजा। किसकी, देवी देवता की मूर्ति की पूजा। 18 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है, तो यहाँ पे देखा जाए तो बहुत सारे यहाँ पे अभी तक बौद्ध वृक्ष आ चुकी हैं और जो कि तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम यहाँ पे दिखाए गए हैं। यानी बीपीएससी में इसका आंसर स्टार मार्क्स से
चिन्हित दिया है, क्योंकि कई बार यहाँ पे जो है इस वृक्ष को जो है, जैसे कि सम्राट शशांक जो थे इस पेड़ को नष्ट करवा दिए थे। अलेक्जेंडर कनिंघम आता फिर से यहाँ पे वृक्ष को लगाते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पे है। तो 19 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, कहता है चीनी यात्री सुंगयुंग ने भारत की यात्रा कब किया था? ये कहता है 515 से 520 ईस्वी में किया था, और यह एक चीनी यात्री था। अब 518 में भारत आया था, और 3 वर्ष तक भारत में यात्रा के बाद जो बौद्ध धर्म की प्रतियां जो है अपने साथ छीन ले गया था, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित साक्ष्य इकट्ठा करने आया था। 20 में क्वेश्चन है, बौद्ध गौतम बुद्ध को ये देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो कनिष्क ने भगवान बुद्ध को भगवान यानी देवता का जो है वो कह सकते हैं उपाधि के रूप में प्रदान किया था। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने भी निष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था? तो अलार कलाम और दुरुद्रक रामपुत्र देव से किया था। और यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पे क्या कह रहा है आपका, ऑप्शन नंबर सी, तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है निम्नलिखित में कि कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो ये आत्मदमन जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का ज्ञान का महान केंद्र था? तो ये था बौद्ध धर्म के ज्ञान का महान केंद्र था। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न हैं जो कि आपको लग रहे होंगे छूट गया है, तो आपको एक अलग से वीडियो बना करके जो है उसमें हम सारे जो छूटे हुए प्रश्न हैं उसको भी हम उपलब्ध कराएंगे। और एक और भी आपका सीरीज शुरू करेंगे जिसमें हम लोग लिसेंट को सारा कवर करेंगे, और आप लोग जरूर जुड़िएगा उस सीरीज से, और इस सीरीज को भी पूरा जुड़िए। इसमें आपको जो है इतिहास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और बिहार स्पेशल कराएंगे, तो जरूर जुड़िए। चलिए हम लोग जैन धर्म पे आ गए हैं, और जैन धर्म की जैसे कि स्थापना की बात करते हैं तो महावीर स्वामी का जन्म से हम स्टार्ट करें क्वेश्चन को, तो बीपीएससी ये पूछे हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन एग्जाम में पूछा है अभी तक, तो ये सारे एग्जाम यहाँ पे हैं। और कहा था महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, जिसे वैशाली के निकट मानते हैं, जिसे आज हम वैशालीगढ़ के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो ये था जमाली। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली था। आप लोग जरूर याद कीजिएगा। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ पे है? तो ये पावापुरी में। महावीर को मोक्ष कहाँ मिला था? नालंदा के पावापुरी में मिला था, और ये 24वें तीर्थंकर भी थे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में किस नगर में हुआ था? तो ये हुआ था पावापुरी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पावापुरी में हुआ था। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पर्व या 14 उपपर्व? तो ये 14 पर्व जो है पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि 66वीं बीपीएससी में पूछा गया है, और कहता है त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखाली घोषाल थे। कौन थे? मखाली घोषाल। किसके? तो आजीविक संप्रदाय के। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं, कहता है निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो ये था खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल का। किसका झुकाव था ज़्यादा? कलिंग नरेश खारवेल का झुकाव ज़्यादा देखने को मिलता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य प्राप्त किया गया तो कौन था? जिरिम्भिक ग्राम। कहाँ था? जिरिम्भिक ग्राम। और इसी के साथ आपका जो है जैन धर्म भी खत्म हो जाता है, और हम लोग आ जाते हैं शैव तथा
भागवत धर्म में। इससे कभी कभार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो किसी प्रश्न को छोड़ा नहीं जा सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक है? तो ये है गुप्त की। किसकी है? गुप्तों की जो है देन यहाँ पे अत्यधिक देखने को मिला है। और अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों। और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। और जो भी टीचिंग एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, बिहार में TRE 4 का जो वैकेंसी आया है, तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। ये आप ही के लिए वीडियो हम बना रहे हैं। और एडीओ में जो दोस्त शामिल होने जा रहे हैं, वो भी इस वीडियो को जरूर देखिए। क्विक रिवीजन कीजिए। 3 से 4 गुना स्पीड में आप लोग, यानी 2 गुना स्पीड भी करके देख सकते हैं अगर धीरे हो तो। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 2 कहता है, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था? तो ये बनाया था उत्तर भारत में। कहाँ बनाया था? उत्तर भारत में से लोकप्रिय बनाया था। और इसी के साथ यहाँ पे ये बस 2 ही प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। और इसके साथ हम पहुँच जाते हैं आपका राजनीतिक दशा पे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा कैसी थी, इसको हम लोग देखेंगे। इसमें क्या प्रश्न बनते हैं। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र की स्थापना जो था, कहा जाता है अजात पुत्र ने गंगा के और सोन नदी के संगम पे किया था। तो यहाँ पे अजात शत्रु तो नहीं है कहीं पे दिया हुआ, तो राइट आंसर अजात शत्रु हुआ। बट यहाँ पे कोई और नहीं है ऑप्शन, तो BPSC ने स्टार मार्क्स देके छोड़ दिया है। यहाँ पे कहता है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो जब अजातशत्रु यहाँ पे आते हैं, तो अजातशत्रु ही जो है यहाँ पे देखा जाए तो इसको मगध में स्थापना करते हैं, और यहाँ पे उज्जैन आते हैं और इसको अपनी राजधानी के रूप में स्थापित करते हैं। तो यहाँ पे उज्जैन होगा इसका राइट आंसर। लेकिन BPSC इसको स्टार मार्क्स मार के छोड़ दिया है। और ये जो है BPSC का जो 65वें री एग्जाम हुआ था ना, उसका प्रश्न कहता है, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से स्थानांतरित की थी? पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी, तो ये उदयन थे, जो कि पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया था। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? अजातशत्रु ने बसाया था। और इसको राजधानी किसने बनाया था? तो राजधानी उदयन ने बनाया था। किसने बनाया था? उदयन ने। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। कहता है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो ये उदयन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? उदयन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो यहाँ पे दक्षिण में जो था मगध था। कौन सा क्षेत्र था? मगध का क्षेत्र था। और यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन में तो मगध कहीं है नहीं, तो इसलिए BPSC ने ऑप्शन नंबर E को राइट मान दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ये हुआ था ईसापुर 6ठी शताब्दी में। कब हुआ था? ईसापुर 6ठी शताब्दी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करें, निम्नलिखित में किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना किया था? तो बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना किया था। किसने किया था हर्यक वंश की स्थापना? बिंबिसार के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम क्या है? तो राजगिरी है। क्या है? राजगीर का प्राकृत नाम क्या है? राजगिरी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 10 नंबर देखते हैं। यहाँ पे मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो यहाँ पे देखा जाए तो मल है, तो मल का क्या होगा? कुशीनगर नारा हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है अंग का तक्षशिला हो जाएगा। गंधार है, गंधार की जैसे कि आपको राजधानी पता है, वो कौशाम्बी हो जाएगा। वर्ष की राजधानी चंपा हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वर्ष की राजधानी आपका, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया, फिर से आपको बताते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है मल की राजधानी कुशीनगर हो जाएगा। अंग की राजधानी जो है आपका चंपा होगा, क्योंकि अंग नरेश जो थी यहाँ पे, जैसे आपको पता है महाभारत में कर्ण थे, तो अंगराज कर्ण जिसको बोलते हैं, जो कि भागलपुर क्षेत्र में स्थित है। अंग की राजधानी चंपा हो जाएगा। गंधार जो होगा इसकी राजधानी तक्षशिला हो जाएगा। वर्ष की राजधानी कौशाम्बी, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। उसके बाद है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा 6ठी सदी में किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 12 है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये थी वैशाली में। विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी है? तो ये राजगिरी है, जिसको गिरिवीच राज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी है? तो यहाँ पे प्रथम राजधानी की बात करें तो क्या हो जाएगा? वो राजगीर हो जाएगा, या जिसे हम राजगृह के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ई राइट होगा, क्योंकि यहाँ पे राजगीर तो है नहीं कहीं पे दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 है, अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो ये था हर्यक वंश। अजातशत्रु किस वंश का था? तो ये हर्यक वंश का था। किस वंश का था? हर्यक वंश का। क्वेश्चन 16 कहता है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, कहाँ है? अंगुत्तर निकाय में। कहाँ पे उपलब्ध है? अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। 17 नंबर क्वेश्चन है, कहता है प्रघोत कहाँ का राजा था? प्रघोत जो था ये अवंती का राजा था। कहाँ का राजा था? अवंती का राजा था। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो ये चिकित्सक था जीवक। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? जीवक था। और उसका 19वां क्वेश्चन, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया था? तो ये पता है आपको, मौर्य वंश ने किया था, और चंद्रगुप्त किया था अपने गुरु चाणक्य की मदद से। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे है? तो यहाँ पे दिया नहीं है, तो कह सकते हैं खारवेल का यहाँ पे ऑप्शन नंबर दिया नहीं है, तो इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है किससे है? तो हाथी गुम्फा के लेख से जुड़ा हुआ है, और ये मेघवाहन वंश से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, बराबर पर्वत श्रृंखला पर्वत गोरखगिरी किसके द्वारा विजित किया गया था? तो खारवेल के द्वारा विजित किया गया था, यानी जीता गया था। अगला क्वेश्चन है, अंग जनपद की राजधानी क्या है? तो चंपा है। अंग की राजधानी क्या है? चंपा है। और यहाँ पे यूनानी आक्रमण का एक क्वेश्चन आ रहा है आपका, तो कहते हैं निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो ये धनानंद था। किसका समकालीन था? धनानंद था। चलिए मौर्य वंश को करते हैं, और ये लास्ट आपका इस वीडियो में आपको मौर्य वंश कराएंगे, और अगले नेक्स्ट चाहे आपको जो अभी हम मेडिवल इंडिया करा देते हैं, फिर आप मेडिवल एंशिएंट करा देते हैं, फिर मेडिवल कराएंगे, उसके बाद आपको मॉडर्न कराएंगे। 3 पार्ट में आपका वीडियो रहेगा, तो आप लोग जल्दी से वीडियो को वॉच कीजिए। कहता है मौर्य साम्राज्य, कहता है सेंडोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया था? तो ये कहता है विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, और आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, और जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ट्री हो, तो आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, भारत में पहला साम्राज्य स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। अपने गुरु चाणक्य की मदद से जो है यहाँ पे मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं, धनानंद को पराजित कर। 4वां क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन का विजय किया था? तो ये किया था चंद्रगुप्त ने दक्कन का विजय किया था। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो ये हुआ है विशाखदत्तकृत मुद्रा राक्षस में किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, मेगास्थनीज दूत था किसका था? तो सेल्यूकस निकेटर का दूत था। यहाँ पे क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा था? तो मेगास्थनीज को देखा जाए तो भारतीय साम्राज्य को जो था 7 श्रेणी में बांटा था। कितने में बांटा था? 7 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, वह सूरज जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो कौन सा है? इंडिका है। कौन सा बुक है? इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का जो है वर्णन उपलब्ध है। और यहाँ पे आपका जो ये सूचीबद्ध वाला प्रश्न है, इसका जो नीचे आप देख सकते हैं, चोलगंगम जो है वो झील कहाँ है? राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था, स्थान है। धर्म महामात्र की नियुक्ति अशोक ने किया था। प्रयाग की सभा का आयोजन हर्षवर्धन करता था। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त के प्रभाव पश्चिम भारत पर पड़ा था, यह था रुद्ररामन का जूनागढ़ अभिलेख। किसका था? रुद्ररामन का जूनागढ़ अभिलेख।
यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो यहाँ पे देखा जाए तो कलिंग का जो त्रयविरह शिलालेख है, जिसे हाथी गुम्फा अभिलेख कहते हैं, इसमें आत्मकथा में बहुत सारे बातें कहा गया है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख यहाँ पे है, और भी बहुत सारे अभिलेख हैं जिसमें इसके बारे में कहा गया है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र अशोक के समाज में सम्मिलित नहीं था? तो यह सम्मिलित नहीं था श्रीलंका। अशोक जो था श्रीलंका पे कब्जा नहीं किया था, क्योंकि वहाँ पे उसने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए अपनी पुत्री को भेजा था। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट कहा है वह है भाब्रू स्तंभ। किस स्तंभ में कहा था अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट? भाब्रू स्तंभ में कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या था? तो अशोक का धर्म का था नैतिक संहिता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो प्रियदर्शी, यानी देवनंद प्रिय प्रियदर्शी राजा सम्राट अशोक, इसके नाम से हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, अशोक के शिलालेख इंस्क्रिप्शन में प्रयुक्त भाषा क्या है? तो प्राकृत भाषा में इसके जितने भी इंस्क्रिप्शन है वो लिखे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है? तो लिखी गई है ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि। 18 क्वेश्चन कहता है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो ये लिखी जाती थी खरोष्टी लिपि। दाईं से बाईं ओर कौन सी लिपि लिखी जाती थी? खरोष्टी लिपि। आप लोग याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो ये लिखी जाती थी खरोष्टी, दाएं से बाएं की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, कहता है अशोक के अभिलेखों को पहली बार इनके द्वारा पढ़ा गया था? तो जेम्स प्रिंसम जो है अशोक के अभिलेख को पहली बार पढ़ने में सफलता हासिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, कहता है ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसम के द्वारा जो था ब्राह्मी लिपि को पढ़ा गया था। सॉरी, जेम्स प्रिंसम नहीं होगा, दूसरा आंसर होगा, हाँ जेम्स प्रिंसम भी होगा। राइट आंसर क्या होगा? जेम्स प्रिंसम ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का काम किया था। और अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था पाटलिपुत्र को अपना राजधानी के रूप में सर्वप्रथम बनाया था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदत्त था। कौन था? बृहदत्त। और इसको पुष्यमित्र शुंग जो इसका सेनापति था वही इसकी हत्या कर देता है, और वो शुंग वंश की स्थापना करता है। 24वां क्वेश्चन, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो ये था बृहदत्त। कौन था अंतिम मौर्य सम्राट? बृहदत्त था। इसको याद कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, अशोक की नीति आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया? तो ये किया था उर्मिला थापर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? उर्मिला थापर ने सही कहा है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो ये तक्षशिला था। लोग तक्षशिला में विदेशों से लोग आते थे शिक्षा ग्रहण करने में। आज यह स्थान जो है तक्षशिला अफगानिस्तान में पड़ता है। मौर्योत्तर काल है, मौर्य से बाद के काल को बात करेंगे। प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार करने की बात कह रहा है, तो विचार करिए। तो सबसे पहले आता है मौर्य का, उसके बाद आता है शुंग का, उसके बाद आपका आता है कण्व वंश, उसके बाद आता है कुषाण वंश। यानी 4 2 1 4 3 राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। ये जावा सुमात्रा था। कहाँ से था? जावा और सुमात्रा से। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। कहता है स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसे रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए कहा था? तो ये बालपुत्र देव थे। कौन थे? बालपुत्र देव के द्वारा ये बात कहा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इसको सूची मिलान करना है, तो सूची को मिलाते हैं। पहला कह रहा है कर्ण स्वर्ण। तो कर्ण स्वर्ण का मतलब क्या हो जाएगा? एक का हो जाएगा 4 असम में है। प्राग ज्योतिष, प्राग ज्योतिष आपका
सॉरी कंसवन जो है आपका हो जाएगा ये पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। कहाँ पे कंसवन? ये आपका पश्चिम बंगाल में होगा। ए का 3। प्राग ज्योतिष जो है वो आपका कहाँ पे है? तो ये आपका जो हो जाएगा असम में हो जाएगा। गिरनार कहाँ पे है? तो गिरनार आपका जो हो जाएगा वो गुजरात में हो जाएगा। फिर आपका प्रतिष्ठान कहाँ पे है? तो प्रतिष्ठान आपका जो होगा महाराष्ट्र में हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो जूनागढ़ रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में देखा जाए तो इसके बारे में ये बातें कही गई है। चलिए छठा क्वेश्चन कह रहा है दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने कराया था? तो रुद्रदामन के द्वारा ये करवाया गया था। यानी रुद्रदामन के द्वारा करवाया गया था झील का मरम्मत। सातवां क्वेश्चन इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो विम कैटफिशिस ने किया था। किसने किया था? विम कैटफिशिस जो है व्यापक पैमाने पर जो है मुद्रा का चलन करते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी तो इस सातवाहनों के द्वारा जारी किया गया था। किसके द्वारा? सातवाहनों ने शीशे के सिक्का जारी किया था। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है शुंग वंश के बाद किस वंश का राज किया? किस वंश ने भारत पर राज किया? तो ये किया था कण्व ने, जिसे कण्वा वंश भी कहते हैं। चलिए इसी के साथ हम लोग अब गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग में प्रवेश करते हैं। और आप लोग चैनल पे जुड़े हैं तो बताइए कैसा लग रहा है आपको हमारा वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस विषय से चाहिए उसको भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग देखते हैं गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग के बारे में। तो इसमें कहा क्या जा रहा है? पहला क्वेश्चन है किस गुप्त शासक ने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया था? तो ये क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय अपने बड़े भाई की हत्या कर देते हैं जिसका नाम था रामगुप्त। कौन था? रामगुप्त। यानी अयोग्य शासक था इसलिए उसकी हत्या कर देते हैं और अपनी भाभी से शादी करके वो राजा बन जाते हैं। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है प्राचीन भारत का नेपोलियन। किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है गुप्त साम्राज्य जिसने हुनों को पराजित किया था वो कौन था? स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त ने किसको पराजित किया था? ये किया था हुनों को पराजित। किसको किया था? हुनों को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और लगभग हम लोग 100+ क्वेश्चन कर चुके हैं। मेडिकल इंडिया खत्म ही होने एंशिएंट इंडिया खत्म ही होने वाला है तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर वॉच कीजिए। और थोड़ा और बच रहा है तो उसको देखते हुए जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 का है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो कुमारगुप्त था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने किया था। 5वां क्वेश्चन नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किस युग में हुआ था? गुप्तोत्तर युग में यानी गुप्त युग में किया गया था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, जो कि आज वर्तमान बिहार के नालंदा में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? तो ये आचार्य नहीं थे तो कौटिल्य आचार्य नहीं थे, ये तक्षशिला के आचार्य थे। कौटिल्य कहाँ के आचार्य थे? तक्षशिला के, और चंद्रगुप्त के गुरु भी थे। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व भर में प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व भर में प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ठीक है, बख्तियार खिलजी इसको नष्ट कर देता है। मेडिवल युग में पढ़ेंगे उसको। और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और कथन कारण वाला है, जो कि अक्सर बीपीएससी अब इस प्रकार के प्रश्न पूछना शुरू कर दिया है। कथन क्या कह रहा है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। किसका पतन हो गया था? नालंदा महाविहार का। कारण कह रहा महाविहारों को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। दोनों ए और आर दोनों सही है, परंतु आर की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। इसको ध्यान रखिए, नहीं कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। कह रहा है फयान एक चीनी तीर्थ यात्री था जो हर्ष के शासन काल के दौरान भारत आया था। और यहाँ पे देखा जाए दूसरा ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के दौरान भारत का यात्रा किया था। तो ये ऑप्शन नंबर डी कोई सही नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि फयान एक चीनी यात्री था और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। वहीं अगर हम बात करें चीनी यात्री हुएनसांग के, तो हम सम्राट हर्ष के शासनकाल में आया था। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? प्रसिद्ध चीनी यात्री फयान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत में यात्रा किया था। नेक्स्ट प्रश्न को अगर हम लोग देखिए तो कहता है चीनी यात्री सुंगयुंग ने भारत की यात्रा की थी, कब किया था? 518 से 521 ईस्वी के मध्य किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो यह गुप्त काल की विशेषता, नगरों का क्रमिक पतन, यानी नगर धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन में ई को राइट माना है, यानी एक से ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे ताम्रलिप्त हो जाएगा। और ताम्रलिप्त के बाद यहाँ पे देखा जाए तो नेक्स्ट हो जाएगा भृगु कक्ष, जिसको हम लोग भ्रौच के नाम से जानते हैं। और बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे दो आंसर बी और सी राइट है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई को राइट पीपीएससी के द्वारा माना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए, यानी दान में दिए? तो गुप्त वंश ने ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा ग्राम को दान में देने का काम किया था। अगला क्वेश्चन, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो ये दर थी उपज का छठा भाग। कितना भाग? उपज का छठा भाग। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो ये दर थी 1/6। क्या थी? 1/6। 17वां क्वेश्चन कहता है किस प्रकार की भूमि को अपहृत कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपहृत कहा जाता है। जो जंगली भूमि होती है बिना जोत का, उसे अपहृत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकारों को विचार कीजिए। तो अमरकोश के अनुसार उपयुक्त में एक से अधिक आंसर माना गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी कह रहा है। तो एक से अधिक उत्तर क्या होगा? तो इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ना पड़ेगा। और डिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है? विक्रमादित्य को नवरत्नों में से एक अमर सिंह ने अमरकोश को नाम ग्रंथ की रचना की और भूमि को 12 प्रकार की भूमि में बांटा था। उर्वर, मरु, ऊसर, उसका सादवाला, पंकील, जल प्रायनुपम, कच्चा, सक्रा, उसका सक्रावती, नदी मातृक और देव मातृक, इसमें इन्होंने डिवाइड किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और पूरे वीडियो को वॉच कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? तो ये था हरिसेन। कौन था? इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक हरिसेन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगर आप लोग थक गए हैं तो आप लोग 2 मिनट का पावर नैप ले लीजिए। क्वेश्चन 20 है निम्नलिखित में किस वंश के शासक को पुराणों में सी पर्वनीय कहा गया है? तो कहा गया इक्ष्वाकु को। किसको कहा गया है? इक्ष्वाकु वंश के शासकों को कहा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है राजा प्रभुसेन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। और यहाँ पे कहा है ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, इसका आंसर तो राइट डी होगा, यानी उनका कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है हुन राजा तोरमान किस अलिकर राजा द्वारा पराजित हुए थे? तो ये थे प्रकाश धर्मन के द्वारा। किसके द्वारा हुए थे? प्रकाश धर्मन के द्वारा था, जो कि CDP एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। उसका अगला क्वेश्चन है कहता है वर्धन राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो किया था पुष्यभूति ने किया था। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने किया था? पुष्यभूति के द्वारा किया गया था। उसका कहता है बाण कवि निवासी थे। कहाँ का निवासी था? बाण कवि निवासी था, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बाण कवि का जन्म स्थान से लेकर द्वंद्व के मध्य काफी मतभेद है, तो इसको हम लोग छोड़ते हैं क्योंकि मतभेद हमें पढ़ना नहीं है। आप लोग एग्जाम में ऐसे प्रश्न से दूर रहिए। अगला क्वेश्चन कहता है हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री जो है वो भारत में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में जैसे कि आपको पता है कौन सा चीनी यात्री आया था? तो यह आया था हुएनसांग। कौन आया था? हुएनसांग आया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कहता है चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये किया था नालंदा में। किसमें किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में उसने अध्ययन किया था।
27 नंबर क्वेश्चन है, कहता है ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़े के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो ये मथुरा था। कौन सा था? मथुरा था। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? तो ये कहता भास्कर वर्मन ने। भास्कर वर्मन में जो है असम पर शासन किया था। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कहता है 7वीं शताब्दी में के दौरान भारत का शासक कौन था जो बौद्ध धर्म के संरक्षक और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता था? तो ये था हर्ष। कौन था? हर्ष। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वाक्य तर्क युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ? तो ये हुआ था आपका न्याय का। किसका हुआ था? न्याय का हुआ था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, और 31वां प्रश्न क्या कहता है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और अस्त होता है? तो ये होता आर्यभट्ट ने किया था। ठीक है, जो हमारे एक खगोलविद हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? औषधि के क्षेत्र में शूद्रक जाने जाते हैं और सुश्रुत जाने जाते हैं, यानी एक से ज़्यादा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सॉरी, शूद्रक यहाँ पे नाटककार है, सुश्रुत शैल्य चिकित्सा के जनक हैं। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसको छोड़ देते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब डिस्कशन करेंगे तो उसमें आपको एक एक के बारे में डिटेल में बताएंगे। अब यहाँ पे आप आ गए हम लोग स्थापत्य कला की ओर। प्राचीन काल में क्या क्या स्थापत्य कला था उसके बारे में हम लोग जानेंगे। कहता है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आजीविकों ने किया था। किसने किया था? आजीविकों के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट के क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह बौद्ध धर्म से संबंधित। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तीनों क्वेश्चन कहता है खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। कौन थे? चंदेल थे। कौन थे सहयोगी? चंदेल थे। अगला क्वेश्चन है, कला की गंधार शैली निम्नलिखित समय में फली फूली थी? तो ये तो कुषाणों के समय में फैली फूली थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है गंधार शैली में। किस शैली में? गंधार शैली में प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, कहता है झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद यानी प्रयागराज के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियाँ किस कला की महत्वपूर्ण अवशेष है? तो ये गुप्त कला की। किसकी है? गुप्त कला की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बोधिसत्व पद्म पानी की पेंटिंग स्थित है? तो ये स्थित है अजंता में। कहाँ पे है? अजंता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उल्लेख मिलता है? यानी कह सकते हैं सती प्रथा का बात कर रहा है। तो ये कहता है भानुगुप्त का एरन स्तंभ में जो है विधवा दहन यानी सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे? तो ये थे चंदेल। कौन थे? चंदेल सहयोगी थे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, बराबुदुर विश्व की सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? तो यह है भारत जावा कला का। किसका? भारत जावा कला का। क्वेश्चन में कह रहा था चीनी स्रोतों के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास मिशनरी भेजा था? तो ये भेजा था समुद्रगुप्त को। ठीक है, समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। और दक्षिण भारत चोल चालुक्य पल्लव के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय था। ये क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं बीपीएससी के एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन है चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं और फास्ट में थोड़ा प्रश्न को हम लोग ले रहे हैं। तो कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो ये था चोल। अगला क्वेश्चन है कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनाया था? तो ये बनाया था पल्लव तमिलनाडु में बनाया था। कहाँ बनाया था? पल्लव तमिलनाडु में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? तो ये है एकाम्रेश्वर मंदिर। एकाम्रेश्वर मंदिर नाम भी थोड़ा विचित्र है, पढ़ने में नहीं बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कह रहा है
क्वेश्चन नंबर 6, तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? तो ये राजराज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी है? तो कुरूर या करूर है, कौन सा है? कुरूर। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में राजवंशों से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं किया गया है? तो किया गया कदम्ब राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात है? तो ये है कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, इसलिए विख्यात है। क्वेश्चन 10 है दक्षिण भारत में मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? तो ये कहलाते थे गोपुरम। मंदिर के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? गोपुरम कहलाते थे। अगला क्वेश्चन है रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे? तो ये किए थे चेर ने। किसने किया था? चेरों ने किया था स्थापित। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो ये आया था देवराय द्वितीय के शासन काल में। अब यहाँ पे हम लोग पहुँच गए प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार के बारे में, तो जानते हैं। क्वेश्चन एक कहता है निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो वैशेषिक दर्शन। कौन सा दर्शन? वैशेषिक। क्वेश्चन 2 कहता है कालिदास के कुमार संभवम में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? तो ये है कार्तिकेय की। किसकी कहानी है? कार्तिकेय की कहानी है। अगला क्वेश्चन मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विशाखदत्त है जो कि मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। क्वेश्चन 4 है मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो इनकी पुस्तक का नाम है इंडिका। क्या नाम है इनका? इंडिका। आप लोग जरूर याद रखिएगा पुस्तक, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपका ध्यान हटाओ और सब दुर्घटना घटा। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। और यहाँ पे देखा जाता है क्वेश्चन नंबर 6, तो ये आपको मिलान करने वाला है, तो हम आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर पे लाते हैं। वृहत संहिता की रचना वाल्मीकि करते हैं। मत्स्यिका मसाका अतुल करते हैं। राजधानी की कलहन करते हैं। विक्रमांग देवचरित की विल्हन के द्वारा ये रचना किया जाता है। क्वेश्चन 7 भी पुस्तक के बारे में है। तो कौटिल्य का जैसे कि जानते हैं आप लोग अर्थशास्त्र की रचना करते हैं। यहाँ पे इसका आंसर है कौटिल्य अर्थशास्त्र की, पांड्य अष्टाध्याय की, कामनंदक नीतिशास्त्र की, कालिदास कुमार संभव की रचना करते हैं। क्वेश्चन 8 है कलहन की पुस्तक का क्या नाम है? तो राजतरंगिणी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कौटिल्य की पुस्तक का साथ किस विषय पे है? तो ये शासन कला पे है, विदेश नीति पे है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश दिया गया है? तो राजनीतिक नीतियों पे यहाँ पे प्रकाश दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये कौटिल्य। कौन है? कौटिल्य। 12 नंबर इतिहास के प्राचीन और मध्ययुगीन काल के राजाओं और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं का सही मिलान किस युग में किया गया था? तो ये था महेंद्र वर्मन, मित्रविलास, प्रहसन। ये सही मिलान किया हुआ है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है पेरिप्लस ऑफ द एथेनियंस किसने लिखी थी? तो ये आप जो है ये जो है अज्ञात लेखक के द्वारा कर सकते हैं लिखा गया था। इसका लेखक के बारे में पता नहीं है। पृथ्वीराज राष्ट्र के लेखक कौन है? चंद्रवरदायी है। कौन सा है पृथ्वीराज राष्ट्र के लेखक? चंद्रवरदायी है इसके लेखक। फिर अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज राष्ट्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी है चंद्रवरदायी के द्वारा। 16 नंबर है स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है? तो ये स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है? भास है। तो लेखक के नाम आप लोग जरूर याद करिए। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखी है? तो ये कालिदास ने लिखी है। कुमार संभव जो महाकाव्य है कालिदास के द्वारा लिखी गई। 18वां क्वेश्चन है किरात अर्जुनीयम के पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारवी है। किरात अर्जुनीयम पुस्तक के लेखक कौन है? भारवी है। तो 19वां क्वेश्चन है उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो ये कौन है? मिलिंद पन्नू, ये मौन है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे हर्षचरित के पुस्तक का नाम क्या है? तो हर्षचरित का नाम पुस्तक किसने लिखा था? तो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। चरक क्या थे? चिकित्सक थे। और यहाँ पे देखा जाए तो नीचे दिया है चरक चिकित्सक, ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ थे, वाल्मीकि ज्योतिषी थे, विशाखदत्त नाटककार थे। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखा गया था यहाँ पे आपको कामनंदक के द्वारा लिखा गया था। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन पूर्व मध्यकाल में हम लोग पहुँच जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है ये। तो कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो ये नानी वंश देव थे। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था हरि सिंह। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था?
हरि सिंह था। और ये कुछ लंबा चौड़ा प्रश्न आ गया हमारे सामने। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, कहता है बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कह रहा है यह बिहार में वर्तमान में बांका जिला में स्थित है, बिल्कुल बांका जिला में ही स्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने किया था, बिल्कुल ये सही है। बौद्ध धर्म का वर्जियान संप्रदाय यहाँ फैला था, बिल्कुल गलत। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण, दर्शन आदि विषय पढ़ाए जाते थे, ये बिल्कुल गलत है। ए और बी राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए समय नहीं गवाते हुए आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल में किस शासक ने किया था? ये किया था धर्मपाल ने। किसने किया था? धर्मपाल ने किया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको 5 देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था धर्मपाल के द्वारा। क्वेश्चन 6 है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक कौन था? तो धर्मपाल था। 3-4 प्रश्न एक ही तरीक़ा से पूछे हैं, देख सकते हैं बीपीएससी कैसे प्रश्न पूछते हैं। तो टीचिंग एग्जाम वालों, आप लोग के सुनहरा अवसर है, जितना प्रैक्टिस हो सके उतना क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। और क्वेश्चन 7 कहता है मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था? तो कर्नाट राजवंश के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, कह रहा है उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो ये अवस्थित है बिहार में। कहाँ है उदंतपुरी शिक्षा केंद्र? बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? तो ये था सुल्तान जैनुल आबदीन। कौन था? जैनुल आबदीन। तो इसी के साथ हमारा जो था प्राचीन भारत हमारा ख़त्म हुआ। तो आप लोग इस सीरीज को जो है पूरा ज़रूर देखिए। तो हमारे पास ये बहुत सारे क्वेश्चन आज हम लगभग जो है आपको 300 प्लस प्रश्न यहाँ पे करवाए हैं। तो चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग सजेशन दीजिए और भी क्या आपको चाहिए उसको हम आपके सामने लेकर के आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और सब्सक्राइब करते हुए जाइए, दोस्तों में शेयर करते हुए जरूर जाइएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।